Hi everybody, welcome to the class. Good evening. How are you all? So welcome all of you, and today we will be starting with the new chapter, that is excretory products and their elimination. So I would request everyone to quickly join the classes. Okay, and share the session with your friends. जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ में. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. And you all know me, students. I'm Tamsa Tyagi, your biology educator on Unacademy 11-12 channel. So बच्चों, this is the Telegram channel link. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. यू विल फाइंड द सेम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And if I talk about the Unacademy Plus subscription, so beta, you have the chance, you can learn live from the comfort of your home. आपको unlimited access मिल रहे हैं सारे courses के लिए. टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, एंड यू आर हैविंग रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज आपको मिल रहा है, mentorship and guidance you are getting, study materials, practice tests, live test series and batch courses. तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. एंड यू कैन यूज द कोड TAM10. आप मेरा ये TAM10 कोड यूज कर सकते हो टू गेट अ फ्लैट 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ योर फेवरेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पैकेजेस फ्रॉम हियर. सो इफ आई टॉक अबाउट द आइकॉनिक, सो बेटा आइकॉनिक में आपको मिल जाता है अपने लिए एक पर्सनल मेंटोर. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनल मेंटोर बनूं, तो यू कैन गो विद दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, वीकली रिपोर्ट कार्ड आपकी रेडी होती है जहाँ पे आपको डिटेल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट द पेरेंट कनेक्ट. स्टडी प्लानर्स आपको यहाँ मिलते हैं, एंड ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग हियर. एंड सेम TAM10 कोड बेटा आप यहाँ भी अप्लाई करके आपको 10% ऑफ हो जाता है. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द CBSE मेगा कॉम्बैट, तो बेटा हियर यू आर हैविंग अ चांस. यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए. ये है 60 मिनट्स का आपका ये एग्जाम है हर संडे को 1 बजे, एंड यू आर हैविंग 30 क्वेश्चंस है. आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ मिलते हैं. यू आर हैविंग एक्साइटिंग गिफ्ट्स फॉर 150 जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, 150 पार्टिसिपेंट्स को, लकी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि iPads, सैमसंग मोबाइल्स, JBL हेडफोन्स, JBL स्पीकर्स, देन गूगल होम एंड इवन द Amazon वाउचर्स. एंड जितने भी टॉप 3 रैंकर्स रहेंगे एंड मेरिट सर्टिफिकेट्स उनको मिलेगा फॉर द टॉप 25 रैंकर्स. सो जितने भी टॉप 3 रैंकर्स रहने वाले हैं उनको मेडल्स मिलेंगे. फर्स्ट रैंक होल्डर को गोल्ड मेडल मिलेगा, सेकंड रैंक होल्डर को सिल्वर मेडल, एंड थर्ड रैंक होल्डर को ब्रॉन्ज मेडल. और बेटा TAM10 कोड आप यहाँ यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस कोड TAM10 टू एनरोल योरसेल्फ राइट नाउ. जल्दी से फटाफट से जाके खुद को एनरोल करना स्टार्ट कर दो. Now students, the syllabus for your mega combat is given here. मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपका सारा सिलेबस यहाँ गिवन है क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए ही. So start going for it. And if I talk about your CBSE combat, now beta this combat is even on the web. तो फटाफट से enroll करना start कर दो. अब ये web पे available हो गया है. And the most awaited thing, that is your Unacademy Prodigy is back. So this new year, win while you are learning. This Unacademy Prodigy is rewarding and giving you a lot of exciting prizes. Jan 23rd डेट नोट कर लेना, 12 बजे से 1 बजे आपका ये टेस्ट होने वाला है, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो फटाफट से जाके फ्री में खुद को एनरोल करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, आप सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो. जो भी आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियो में नजर आता है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू और टू क्लेम योर प्राइज, एंड रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट. आप किसी भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जो फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. नाउ लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विद द एक्सक्रीशन. ओके, अब हम एक्सक्रीशन से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज बेटा, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है. और सो आप लोगों ने ये टर्म जो है हमेशा से पढ़ी होगी, बचपन से आप ये टर्म्स पढ़ते ही आ रहे हो.
सो एक्सक्रीशन इज बेसिकली द प्रोसेस, ओके, जहाँ पे वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव होते हैं. Alright, so excretion is the elimination, or we can say the removal of the nitrogenous and other waste materials from the body. So हमारी body से जब nitrogenous waste या जितने भी waste products होते हैं जब हमारी body से eliminate out हो जाते हैं, इसी process को हम excretion कहते हैं. Excretion is having यहाँ पे हम देखते हैं separation एंड देन पहले तो हमारी यहाँ पे चीजें सेपरेट होती है, ठीक है. ऑल द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, एंड दोज एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आर एक्यूमुलेटेड इन द, it is being collected in the urinary bladder, and then finally there is this organ which is urethra, जिसके थ्रू everything will be eliminated out. ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा that is the separation, collection and elimination of the nitrogenous waste products, or we can say the metabolic waste products. तो जितने भी हमारी बॉडी में metabolic waste products होते हैं, nitrogenous waste products होते हैं, उनका यहाँ से elimination होता है. एंड यस, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन होता है. ठीक है, तो द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, लाइक कौन कौन सी चीज है बेटा यहाँ से एलिमिनेट आउट होती है. तो दिस आर योर यूरिया, ओके, विच इज द नाइट्रोजनस वेस्ट. यूरिया इज द मेन थिंग विच इज एक्चुअली अ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये आपका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है. Then you also have the carbon dioxide which is exhaled in the air, जो air में exhale out हो जाती है. Then there are the bile pigments, फिर इसके अलावा बेटा आपके कुछ bile pigments भी रहते हैं, right? So excretion helps in the maintenance of homeostasis. Excretion का main काम क्या होता है बेटा, ये हमारा homeostasis maintain करने में help करती है. It is helping in the maintenance of homeostasis. Now, so in the excretion process, what is exactly happening? The nitrogenous waste is sent out. ठीक है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे ब्लड में होता है, हमारी बॉडी में होता है, फाइनली वो ब्लड में एक्यूमुलेट होता है, एंड फिर ब्लड से इसको रिमूव कर दिया जाता है अलोंग विद सम वाटर. थोड़ा सा वाटर की प्रेजेंस में ये जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ये सब का सब बॉडी से निकल जाएगा, एंड इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कह रहे हैं. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है. तो आप बहुत देर से डायग्राम्स देख रहे हो, तो डायग्राम्स में आपको क्या नजर आ रहा है, किडनी नजर आ रही है. तो यू गाइज आर एब्सोल्युटली इमेजिनिंग इट राइट. जो हमारा जो एक्सक्रीशन होता है वो इन्हीं किडनीज के थ्रू होता है. सो एक्चुअली में द एलिमिनेशन और वी कैन से द एक्सक्रीशन इज हैपनिंग थ्रू द किडनीज. ओके, kidneys are basically involved in the homeostasis of the body fluids. So kidneys जो होती हैं वो body fluids के homeostasis में involved होती हैं, इन्हीं का काम होता है homeostasis में, and they are responsible for maintaining the ionic balance. तो ये आपका salt और water का balance को maintain करती हैं. They are responsible for maintaining the balance of the salt as well as the water in our body fluids. तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है, बेसिकली वी आर टॉकिंग व्हेन वी से बॉडी फ्लूइड्स, वी आर मोर लाइकली यू नो कनेक्टिंग इट विद द ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेन बॉडी फ्लूइड रहता है वो ब्लड ही होता है. तो हम यहाँ पे ब्लड की बात करें, सो ब्लड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है. यहाँ पे हमारा सॉल्ट और वाटर के कंटेंट को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है. ओके, so water and the salt balance is maintained, and this is only known as the homeostasis, and we use another term here, that is maintaining the osmolarity of the body fluids. ठीक है, so water जो होता है that is the most important constituent of the protoplasm. हमारी body का एक important component रहता है protoplasm का, and that is the living substance. So वो basically हमारा एक living substance रहता है. Now see, अगर बेटा हमारी बॉडी से ये वाटर रिमूव हो जाता है, हम जानते हैं हमारी बॉडी सेल से बनी होती है. एट द एंड द स्मॉलेस्ट एंड द
functional and the functional unit of the body is what? Smallest tiniest functional unit of the body is what? Structural also and the functional, that is the cell. And the cell is made up of protoplasm. सेल के अंदर आपका 90% जो है वाटर प्रेजेंट होता है इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है. सो इट इज मेड अप ऑफ वाटर, सो वी कैन से आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. अगर हमारी बॉडी से ये वाटर रिमूव होएगा तो इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन. एंड बेटा इतनी जल्दी कोई इंसान न्यूट्रिएंट्स की कमी से नहीं मरता जितनी जल्दी कि पानी की कमी से मर जाता है. यानी कि डिहाइड्रेशन कैन किल अ पर्सन मच 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 फास्टर देन द लैक ऑफ फूड. तो इतना लैक ऑफ फूड की वजह से किसी की डेथ नहीं होती जितना कि डिहाइड्रेशन की वजह से किसी इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हाइड्रेशन इन अ पर्सन. Now, metabolism of proteins and nucleic acid produces ammonia. प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनिया प्रोड्यूस होता है, विच इज अ टॉक्सिक वेस्ट. ये क्या है बेटा? ये एक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है. अमोनिया इज अ टॉक्सिक, इट्स अ नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट. एंड अगर ये हमारी बॉडी में अकोमुलेट होएगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी फैलने लगेगी. यानी कि इट्स गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ पॉइजन इन आवर बॉडी, and we don't want anything poisonous in our body. So hence there is a requirement of removal of this highly toxic waste product, that is this ammonia. No energy is spent for the production of ammonia. बेटा अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होती, ठीक है. बट जब हम इसको बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं तो देयर इज अ लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है. दे कैन सेंड अमोनिया थ्रू द डाइल्यूट यूरिन एज दे कैन अफोर्ड टू लूज मच वाटर. तो बेटा यहाँ पे अमोनिया को डाइल्यूट यूरिन के थ्रू जो है रिमूव करना पड़ता है. एंड अलोंग विद दैट if if the urine is very dilute then obvious सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारा वाटर कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है. a lot of water is required here. you get it? आ रही है बात समझ में? तो एग्जैक्टली यही प्रोसेस चल रहा है. नाउ aquatic animals excrete ammonia, that is the organisms are ammonotelic. तो बेटा जो aquatic animals होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं. दे एक्सक्रीट द अमोनिया थ्रू द बॉडी सरफेस. वो अमोनिया को बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं एंड इवन थ्रू द गिल्स, राइट, बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो वहां पे जो प्रोसेस यूज हो रहा होता है वो सिंपली डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. सो एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट द अमोनिया बाय सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके, हाँ जी. अब मुझे बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? कोई डाउट है किसी को? तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी आर स्टडिंग. अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है. धीरे 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 और थोड़ी सी ऐसी चीजें आएंगी जो समझने में थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, बट अभी तक इट्स वेरी बेसिक. ओके, so it's easy to understand. Yeah, let's continue. So now students, in others अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हम के अंदर हम क्या देखते हैं? जो अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है एंड दैट इज हाईली, वी कैन से दैट इज लेस टॉक्सिक. वो कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक होता है एंड देयर इज अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन देयर जिसमें आपका अमोनिया जो है किस में कन्वर्ट होता है बेटा? अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो रहा होता है and that is known as ornithine cycle. क्या बोलते हैं इसको हम? ornithine cycle, ठीक है. इसको हम कॉमनली यूरिया साइकिल भी कहते हैं. तो यूरिया जो होता है ना वो आपके अमोनिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है. अभी हमने बोला था कि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बट हाँ जो यूरिया है वो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है. तो ये जो साइकिल चलती है, दिस ऑर्निथीन साइकिल और द यूरिया साइकिल, दिस इज हैपनिंग इन द लिवर. ये लिवर के अंदर चलती है यूरिया साइकिल. ओके,
In insects, reptiles, birds, and even the land snails, the end product of the nitrogen metabolism, जो nitrogen metabolism का जो बिल्कुल end product आता है ना, that is what? That is uric acid. वो क्या रहता है बेटा? uric acid होता है. एंड इसीलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर यूरिक एसिड आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक. So according to the waste product that they are secreting, the organisms have been divided as amonotelic, ureotelic. See, ureotelic are the ones जहाँ पे आपका यूरिया फॉर्म होएगा, जहाँ पे यूरिक एसिड फॉर्म होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, और जहाँ अमोनिया फॉर्म हो रहा होता है वो अमोनोटेलिक होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज the formation of the nitrogenous products in these organisms, they have been divided into these different categories. Okay. सो यूरिक एसिड और ज्यादा पानी को बचाता है, अमोनिया सबसे ज्यादा पानी को वेस्ट कराता है. अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बट यूरिक एसिड कंजर्व्स वाटर. ओके, इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर. सो यूरिक एसिड इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड ऐसे केसेस में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. बट हाँ, वन थिंग इज देयर कि इट इज गोइंग टू help in the conservation of water. ठीक है. Now the next thing, यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स. जो यूरिक एसिड होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? मैमल्स प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स टू बाय प्योरीन मेटाबॉलिज्म. कैसे? प्योरीन मेटाबॉलिज्म से इसको प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. एंड सम एनिमल्स एक्सक्रीट अमाइनो एसिड्स ऑल्सो. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स को भी सिक्रीट कर देते हैं. एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हम एक अलग से टर्म यूज करते हैं बेटा. इट्स नॉट गिवन एनीवेयर इन द एनसीईआरटी, यू कैन नोट इट डाउन. इसको हम बोलते हैं अमाइनोटेलिक, नॉट अमीनोटेलिक, नॉट अमोनोटेलिक, बट अमाइनोटेलिक. ठीक है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमोनोटेलिक. डायरेक्टली अमीनो एसिड्स को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. ठीक है. एंड मेनी मैमल्स, कई सारे मैमल्स एक्सेप्ट, हम अगर अपने एप्स को हटा दें, ह्यूमन बीइंग्स को हटा दें, तो दे प्रोड्यूस द एंजाइम. इनके अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है विच इज नोन एज यूरिकेज एंजाइम. क्या नाम होता है बेटा इसका? यूरिकेज एंजाइम. तो इस एंजाइम की मदद से दे कैन कन्वर्ट द यूरिक एसिड इनटू अ मोर सॉल्युबल एलेंटोइन. तो यहाँ पे ये इसको और सॉल्युबल एलेंटोइन सब्सटेंस में विच इज क्वाइट सॉल्युबल, उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. एलेंटोइन बोलते हैं इसको. नाउ किडनीज ऑल्सो मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस. किडनीज होते हैं वो भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं बाय एक्सक्रीटिंग द H प्लस आयंस. तो सिंपली व्हाट दे डज, ये H प्लस आयंस को एक्सक्रीट करते हैं. एंड द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल फ्लूइड्स, जो इंटरनल फ्लूइड्स का जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल फ्लूइड्स दैट इज द वाटर बैलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैसिस. तो ये एक होम्योस्टैसिस का क्या रहता है? एक एग्जाम्पल रहता है. फाइन. Kidneys are involved in the homeostasis of the body fluids and their concentration. So kidneys क्या करती हैं? Kidneys का involvement रहता है, they are involved in the homeostasis process of the body fluids. ठीक है. And we can say they also maintain the salt balance. साथ साथ में ये salt balance को भी maintain करते हैं. Now the tissues of the cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes की जो tissues होती हैं, these are well adapted to tolerate or we can say survive the high urea concentrations. ताकि जो अच्छी खासी high urea की concentrations होती हैं उनको ये survive कर सके. ठीक है. तो उनको survive करने के लिए ही these tissues of the cartilaginous fishes, these are highly adapted to tolerate the, or we can say survive high urea concentration. Fine. Now these fishes, ये जो fishes हैं and many other salt water fishes and even some mollusks, they have large quantities of trimethyl amine oxide. इनके पास अच्छी खासी high quantity रहती है trimethyl amine oxide की. इसको हम commonly TMAO बोल देते हैं. ठीक है, short form में. तो ये बेटा एक ऐसा organic molecule होता है
जो आपके बॉडी प्रोटीन्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। बिकॉज अगैन यूरिया क्या है, डैमेजिंग है, यूरिया का इफेक्ट भी डैमेजिंग होता है, ठीक है। तो यूरिया इज अ डैमेजिंग प्रोडक्ट, so it might damage the internal things there, so that is why ये TMAO वहाँ पे क्या करेगा, वो आपके यूरिया के डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टिंग इट देयर। नाउ सी, देखो बेटा, आपकी जो किडनीज होती है, किडनीज ऑल्सो मेंटेन द एसिड बैलेंस बाय एक्सक्रीशन ऑफ योर H प्लस आयंस। इनका काम भी यही होता है कि ये H प्लस आयंस को एक्सक्रीट करती है। और बेटा जहाँ H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द pH देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ pH, दैट्स द मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। वैसे मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर से बता देती हूँ। एक अमोनोटेलिज्म होता है, एक यूरियोटेलिज्म होता है, और एक यूरिकोटेलिज्म होता है, ठीक है। ये वैसे मैंने अभी बताया ही आपको। तो अमोनोटेलिज्म ऑब्वियसली यहाँ पे आपका अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट। यूरियोटेलिज्म में यूरिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड इन यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे यूरिक एसिड आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है। So based on the nitrogenous waste, modes of excretion is of 3 types, यही बताया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बेसिस पे you have this अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म and you have this यूरिकोटेलिज्म। okay, same चीज I have already discussed. Now there are different modes of excretion। बेटा देखो, excretion के अलग अलग modes हमें देखने को मिलते हैं। So we have animals, animals cannot eliminate free nitrogen, animals होते हैं वो free nitrogen को eliminate नहीं कर सकते, but can eliminate it in the form of nitrogenous end products। लेकिन nitrogenous end products के form में उसको definitely क्या कर सकते हैं, eliminate कर सकते हैं, right। The metabolism of the excess amino acids, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स का तो जो मेटाबॉलिज्म है, एंड इवन द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, नेमली आपके पायरामिडीन्स हो गए, सो दे प्रोड्यूस अमोनिया। ये सब क्या करते हैं, ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम विच द यूरिया और वी कैन से द यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, आपको या तो यूरिया फॉर्म होएगा या यूरिक एसिड फॉर्म होएगा, ठीक है। जहाँ पे वाटर को बहुत ज्यादा सेव करने की जरूरत है, तो वहां पे आपका ये यूरिक एसिड फॉर्म होएगा, अदरवाइज बाकी के ऑर्गेनिजम्स में आपका यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैमल्स, मैमल्स के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन रहता है। नाउ द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन आर देयर। अमोनोटेलिज्म डिस्कस्ड ऑलरेडी, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। Okay, so here the elimination of ammonia as the chief nitrogenous waste material. यहाँ पे अमोनिया का elimination हो रहा है, and it is the main nitrogenous waste। यहाँ पे क्या है, अमोनिया है आपका, इसी का elimination हो रहा है, and इसी को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। This is only known as अमोनोटेलिज्म। Then ammonia is basically formed here by the oxidative deamination of the amino acids. So amino acids के oxidative deamination से ही यहाँ पे ये अमोनिया का formation रहता है। And deamination chiefly occurs in the liver of the vertebrate body। और deamination mainly कहाँ पे होता है, chiefly it is occurring in the liver of the vertebrate body। vertebrate body के liver में ये आपका deamination देखने को मिल रहा है। Now the amino group separated from the amino acid, जो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है ना, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, इसको अमाइनो एसिड से सेपरेट कर दिया जाता है, एंड इट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन एंड बिकम्स अमोनिया। और ये आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है, व्हिच इज द NH3, ठीक है। इट फॉर्म्स योर अमोनिया हियर। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। सबसे पहले अमोनोटेलिज्म। So therefore we can say the excretion of ammonia is the most common in aquatic species। तो aquatic species में अमोनिया का excretion सबसे ज्यादा common है। We can say ammonia is the chief product here। It's the main product जिसका elimination यहाँ हो रहा है।
एंड इसके अलावा देयर आर अ लॉट, बहुत सारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं, छोटे इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं, जो यहाँ से क्या करते हैं, दे एक्सपेल द अमोनिया थ्रू द होल बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जो आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स रहेंगे वहां पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि उधर अमोनिया का जो रिमूवल होता है, मतलब वहां पे जो अमोनिया बॉडी से रिमूव होता है वो उनके सिंपली बॉडी सरफेस से हो जाता है, ठीक है, सिंपली उनके बॉडी सरफेस से हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो यू नो डिफ्यूजन इज हैपनिंग बाय जस्ट द एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्किन बाय द बॉडी सरफेस। So lower invertebrates में it's happening quite easily there. And ammonia is highly toxic. That I have discussed already. Ammonia सबसे ज़्यादा toxic रहता है. It's highly toxic and readily soluble in the water. और ये पानी में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, solubilize हो जाते हैं. Hence it should be eliminated from the body क्विकली, इसलिए बेटा इसको बॉडी से बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाना चाहिए फ्रॉम द बॉडी क्विकली एंड इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसे? डाइल्यूटेड फॉर्म में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, राइट। नाउ इन बोनी फिशेस, अगर हम बोनी फिशेस के अंदर बात करें तो मोस्ट ऑफ द अमोनिया इज लॉस्ट, ज्यादातर अमोनिया यहाँ पे लूज हो जाता है एज अमोनियम आयंस। कैसे? अमोनियम आयंस के फॉर्म में लूज हो जाते हैं अक्रॉस द एपिथेलियम ऑफ द गिल्स, गिल्स के एपिथेलियम के अक्रॉस इट हैपेंस with the kidneys excreting only minor amounts of nitrogenous waste। तो किडनीज यहाँ पे बहुत कम माइनर अमाउंट में क्या रिलीज करते हैं, माइनर अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ पे एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स, और जो एनिमल्स एक्चुअली में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज? अमोनोटेलिक organisms, अमोनोटेलिक animals we can say. Okay, these are your अमोनोटेलिक animals. Fine. Now modes of secretion. सबसे पहले यूरियोटेलिज्म की बात करते हैं। सो हियर टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन होती है दैट नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ पे जो कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। अगेन सो दिस इज हैपनिंग पानी को कंजर्व करने के लिए। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस में बेसिकली क्या हो गया कि वहाँ ऑर्गेनिज्म अब आपका एक्वाटिक एनवायरनमेंट से बाहर आ गया, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गया। बेटा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पानी तो है ही नहीं है उसके सराउंडिंग में, तो देयर हैज टू बी सम अडेप्टेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह का एवोल्यूशन हुआ है, एक ऐसी अडेप्टेशन हुई है जहाँ पे ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन हो बॉडी के अंदर जिसको रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत ना हो। अभी तक हमने अमोनोटेलिज्म में जो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो पानी में रहते हैं, तो इसलिए अमोनिया का रिमूवल आसान है। बट अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो उसको रिमूव करने के लिए इतना पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो पानी को ही कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या तो वो यूरिया रहेगा या यूरिक एसिड रहेगा एंड इट इज लेस टॉक्सिक। तो टॉक्सिसिटी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बार थोड़ा देखो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाकर दिखा देती हूँ। तो दिस इज अमोनिया and then you have your uric acid, then you have urea। तो यहाँ सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है, टॉक्सिसिटी ऐसे बढ़ रही है ना, टॉक्सिसिटी ऐसे है, तो दिस एंड दिस, तो यूरिया इज वेरी लेस टॉक्सिक है वी कैन से, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी लेवल होता है। Now the elimination of the urea as the principal nitrogenous waste material is termed as ureotelism। तो यहाँ पे जो यूरिया का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, विच इज द मेन प्रिंसिपल वेस्ट मटेरियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज यूरियोटेलिज्म
एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्टिब्रेट लिवर, ये आपका वर्टिब्रेट लिवर में प्रोड्यूस होता है बाय अ मेटाबॉलिक साइकिल विच इज योर ऑर्निथीन साइकिल। कौन सी साइकिल? ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। दैट कंबाइंस अमोनिया विद द कार्बन डाइऑक्साइड, जो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन करती है, ठीक है। इट कंबाइंस इट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ देयर आर सर्टेन मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। यूरियोटेलिज्म की अगर हम बात करें, हियर द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स द यूरिया, यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है टू द किडनीज, ठीक है। सो सबसे पहले आपका यहाँ से जितना भी यूरिया रहेगा वो किडनी के पास जाएगा एंड वहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन होने के बाद में दिस यूरिया इज एलिमिनेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये हम पूरा भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कैसे यूरिया का एलिमिनेशन होता है एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स विच आर हैपनिंग देयर। तो उसको तो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है एंड हाउ दिस एक्सक्रीशन प्रोसेस इज हैपनिंग, ठीक है। उसको तो अभी हम पढ़ेंगे, बट रेस्ट उसके अलावा यहाँ पे यही होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है। एंड दिस परमिट सम एनिमल्स, ये एक तरह से कुछ एनिमल्स को परमिशन देता है टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर द यूरिया, ताकि वो यूरिया को ट्रांसपोर्ट कर सके एंड स्टोर करके रख सके यूरिया को सेफली एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, थोड़े से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे उसको सेफली स्टोर करके रखता है। For physiologically, uremia is seen in the cartilaginous fishes. तो physiologically अगर हम बात करें तो हमारी एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं यूरीमिया। So this is seen in the cartilaginous fishes. ये कंडीशन आपकी cartilaginous fishes में दिखती है, ठीक है। यूरिया इज हाउ मच टाइम्स, यू कैन सी स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे बता भी रखा 1 लाख टाइम्स जो होता है अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। सो अमोनिया इज 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक दैन योर यूरिया, इट्स हाईली टॉक्सिक, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, ओके। सो यूरियोटेलिज्म, this is here the urea excreting animals are there and they require much less water। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट हो जाती है एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ यूरिया का इवन अमाउंट हम बोल सकते हैं दैट इज रिटेन्ड इन द मेडुलरी फ्लूइड ऑफ द किडनीज। तो वो वहीं आपका मेडुलरी फ्लूइड में रह जाता है टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ ऑब्वियसली द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा ही यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट होएगा, कुछ यूरिया वापस से रीअब्जॉर्ब भी होता है। अभी हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि थोड़ा बहुत जो यूरिया होता है वापस से मेडुलरी फ्लूइड में दोबारा से उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है या रिटेन कर लिया जाता है, ताकि बॉडी फ्लूइड्स की एक तरह से जो आयनिक बैलेंस है, पीएच है, वो सब वहाँ पे मेंटेन रह सके, ठीक है। उसी को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। सो earthworms, cartilaginous fishes and even most of the amphibians, ज़्यादातर जो आपके amphibians होते हैं, and even mammals, they all excrete urea, ये सब के सब यूरिया excrete करते हैं and their chief nitrogenous waste and are called the ureotelic animals। तो बेटा इन सब के अंदर आपका जो chief nitrogenous waste रहता है वो क्या रहता है? वो आपका यूरिया ही रहता है। So the main nitrogenous waste, or we can say the chief nitrogenous waste here is urea, hence these animals are also known as ureotelic animals, इसीलिए हम इन animals को ureotelic animals भी कहते हैं। The elimination of the uric acid as the chief nitrogenous waste material is called uricotelism। तो यहाँ पे बेटा जो हम यूरिक एसिड का एलिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, as the chief nitrogenous waste material, this is known as uricotelism, इसी को हम uricotelism कहते हैं, ठीक है। Here we are eliminating out the uric acid, जहां यूरिक एसिड एलिमिनेट किया वो यूरिकोटेलिज्म हो जाएगा। सो यूरिक एसिड मेनली आपका कहाँ पे फॉर्म होता है बेटा? दिस इज सीन इन योर आर्थ्रोपोड्स, ओके। सो हियर दिस यूरिक एसिड, ये फॉर्म कैसे होता है? इट इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनिया, ये अमोनिया से आपका फॉर्म होता है
मोस्टली इन द लिवर, ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसका लिवर में फॉर्मेशन होता है, लिवर ऑफ द सौरोप्सिड्स, एंड इवन इन सम ऑफ द मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, कुछ कुछ मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स में भी होता है ऑफ योर ट्रेकिएट आर्थ्रोपोड्स। एंड हियर द यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक, यहाँ पे जो यूरिक एसिड होता है वो काफ़ी कम टॉक्सिक होता है दैन योर यूरिया, and being insoluble in water it can be excreted as semi solid paste or we can say pellets। तो यहाँ पे ये जो है आपका कुछ सेमी सॉलिड पेस्ट या पेलेट्स के फॉर्म में, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो लिजर्ड्स या कॉकरोचेस का एक्सक्रीटा आपने कभी अपने घर में बाय चांस देखा हो, तो दैट्स यू नो दिस, ऐसे छोटे छोटे पेलेट्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे टैबलेट्स जैसे, तो इस तरह का इनका सेमी सॉलिड जैसा पेस्ट होता है। सो दैट इज मेनली वाई, देखा है ना। हाँ, तो ये क्यों होता है ऐसा, टू कंजर्व द वाटर, ताकि पानी का वहां से ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल है, they can't afford to lose the water, so hence they have this excreta has to be excreted out in the form of some pellets, ठीक है। so that is for the conservation of water here। तो इनका एक बहुत अच्छा एडवांटेज क्या होता है, देर इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर दिस एनिमल्स विद लिटिल एक्सेस टू वाटर। तो स्पेसिफिकली ये उन एनिमल्स के लिए एडवांटेजेस होता है जहाँ पे पानी का एक्सेस कम होता है, मतलब जिन एनिमल्स के पास उतना पानी होता नहीं है, ठीक है, वेयर द एक्सेस ऑफ वाटर इज वेरी लेस, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिस इज हाईली हाईली फंक्शनल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, उन्हीं के लिए एडवांटेजेस भी है। नाउ देर आर सम ट्रेकिएट आर्थ्रोपोड्स, लैंड स्नेल्स, देन अ लॉट ऑफ रिप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब के अंदर हम यूरिक एसिड का फॉर्मेशन देखते हैं एज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस विच इज देयर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। सो इन सब में इनका जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है दैट इज द यूरिक एसिड ओनली, और इसीलिए ऐसे एनिमल्स को भी हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को भी हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। ओके, सो लेट्स सी द फीचर्स हियर, दे एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स, ज़्यादातर आपके एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं, बोनी फिशेज हो गई, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देन यूरिया सिक्रीटिंग कौन से होते हैं, यूरिया एक्सक्रीटिंग कौन से होते हैं, अर्थवर्म्स, कार्टिलेजिनियस फिशेस। तो बोनी फिशेस आर मोनोटेलिक and your chondrichthyes, that is the cartilaginous fishes, those are the ureotelic। you should know the difference between both of them, ठीक है। वैसे भी कार्टिलेजिनस फिशेस बोनी फिशेस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमने पहले ही एनिमल किंगडम में पढ़े हुए हैं, सो ये भी एक उनमें से ये एक डिफरेंस है, ठीक है। फिर एम्फीबियंस एनिमल्स, इन सब में इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, वी आर इन मैमल्स, तो यहाँ पे भी यूरिया एक्सक्रीट होता है। देन यूरिक एसिड आपका ट्रेकिएट आर्थ्रोपोड्स में, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है, और इसकी यूरिया से कम होती है, ठीक है। तो दिस इज द वी कैन से, इस तरह का यहाँ पे आपका एक वो रहता है, यू नो चार्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज द टॉक्सिसिटी लेवल वी कैन से। Now amount of water required for the excretion, तो यहाँ पे तो देखो बहुत सारा पानी चाहिए होता है अमोनिया को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे a lot of water is required, और यहाँ पे कम चाहिए होता है पानी, और यहाँ पे बहुत ही कम चाहिए होता है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन हो रही है वो आपका यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी कंजर्व हो जा रहा है। ओके फाइन। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, अभी हमने बात की बेटा अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए होती, चाहिए ही नहीं, ठीक है। अमोनिया को फॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं लग रही है, बट यूरिया को फॉर्म करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी लगती है, और यूरिक एसिड को फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है यूरिक एसिड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत कम पानी चाहिए फॉर इट्स रिमूवल, तो इसको रिमूव करने के लिए पानी उतना नहीं चाहिए, बट अ लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड हियर फॉर इट्स फॉर्मेशन। देन स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम थोड़ा सा यहाँ पे
कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. The organs responsible for the elimination of the metabolic waste products. So there are some of the organs that we are going to discuss. A variety of excretory organs are present हमारे एनिमल किंगडम में. ठीक है, हमने जब एनिमल किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको अलग अलग बहुत सारे ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए थे. तो अभी उनमें से भी हम कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं अलग अलग फाइलम्स में हमारे एंटायर. तो हमें पूरी डाइवर्सिटी दिखती है, बहुत सारी वैरायटी दिखती है. इन इनवर्टिब्रेट्स, ऑब्वियसली बेटा ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होंगे यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे ये काफ़ी सिंपल होंगे. और जैसे 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 आपका ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी फिर वैसे ही हो जाते हैं. तो hence here the complexity is going to increase. In vertebrates these structures are complex. So vertebrates में ये जो structures होते हैं काफी complex रहते हैं. These structures are quite complex. देखो अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कुछ कुछ एनिमल ग्रुप्स के बारे में जो हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं एनिमल किंगडम में, उसको दोबारा ही बस मैं रिवाइज करा रही हूँ एक तरह से. तो बेटा हम लोगों ने प्लेटी हेलमेंट्स में पढ़ा था आपके जो फ्लैट वर्म्स होते हैं. इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने फ्लैट वर्म्स, एक सेकेंड, हाँ, सो हम लोगों ने फ्लैट वर्म्स के अंदर क्या पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देयर. कौन से होते हैं आपके प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं जिनमें कुछ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं. याद आ रहा है. इसी तरह आपके रोटिफर्स में भी सेम प्रोटोनेफ्रीडिया आर देयर विद द फ्लेम सेल्स. ठीक है, देन नीमाटोड्स जो होते हैं आपके एस्केल्मेंस होते हैं. हाँ, these are your roundworms, right? राउंड वर्म्स कह लो या ये आपके एस्केल्मेंस हैं बेसिकली. सो यहाँ पे which organs are there, which excretory organs are there, रेनेट ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे रेनेट ग्लैंड्स होते हैं. फिर एनालिडा की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होते हैं, यू हैव प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल्स. तो प्रोटोनेफ्रीडियाज प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स के साथ इन सम, एंड मेटानेफ्रीडिया इन मोस्ट एनालिड्स. और ज्यादातर एनालिड्स में आपके मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो प्रोटोनेफ्रीडियाज आर देयर विद द फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे. ये आप देख सकते हो आपके इस तरह से ये दिखाई देते हैं. सी, ये यहाँ पे आपका एक्सक्रीटरी पोर है. ये यहाँ पे आपका ये फ्लेम सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है. ये आपके ट्यूब सेल्स होते हैं और ये इस तरह से कैनाल्स बनी होती है, एक्सक्रीटरी कैनाल्स, जो आपस में ये सारे सेल्स ज्वाइंट होते हैं. ठीक है, तो आपके फ्लैट वर्म्स, ये प्लेनेरिया दिखाया हुआ है. प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म. और ये अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया दिखाए हैं. सी, यू कैन हैव अ लुक. दिस इज हाउ दे लुक लाइक. they have a collecting tubule, they have capillary network around the renal tubules. okay, and ये इस तरह से नेफ्रोस्टोम रहता है, नेफ्रीडियोपोज रहता है. बेटा ये स्ट्रक्चर्स, डिटेल स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं अगर हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमें अर्थवर्म वाला जो टॉपिक है वो करते. बट सिंस सीबीएसई में अभी के लिए डिलीट हो गया है तो हम लोगों ने इसका डिटेल तो नहीं किया. ठीक है, अदरवाइज अर्थवर्म भी पढ़ते, कॉकरोच भी पढ़ते, फ्रॉग भी पढ़ते, तो एटलीस्ट इनके तो हम कंप्लीट सिस्टम्स पढ़ते ही. वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे हमें वहाँ पे पूरी तरह पढ़ने थे. बट अभी तो नहीं है तो वी हैव टू एक्सक्लूड देम ऑब्वियसली. हाँ जी, अब मुझे बताओ बेटा यहाँ तक अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है कोई कंफ्यूजन, चीज़ें सारी क्लियर हो गई है, समझ में आया ना क्या पढ़ाया है. ऐसा तो नहीं बिल्कुल डब्बा गुल. हाँ, so you are understanding the things. Okay, that's great then. तो यहाँ पे और कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स दिए हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेंशन है, उनको भी देख लेते हैं. वी हैव ज़ाइफोस्यूरा. ठीक है, सो हियर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द कॉक्सिल ग्लैंड. देन अराक्निडा, इसका होता है कॉक्सिल ग्लैंड एंड मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. देन क्रस्टेशिया, here you have antennary or we can say the green glands, and then you have myriapoda या insecta. So here you have the malpighian tubules. यहाँ पे आपके excretory organs क्या होते हैं, malpighian tubules.
ये देख सकते हो बेटा, ये दिस इज द कॉकरोच एंड दिस इज हाउ द मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स लुक लाइक। सी, ये आप देख सकते हो, ये दिख रहे हैं फाइबर थ्रेड थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, यही सारे आपके मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ रही है और यहीं पे आपका मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं। और प्रॉन्स के अंदर आपके एंटीनरी ग्लैंड्स हैं, ये सी, ये these are your antennary glands in the prawns, crustaceans। ठीक है, so then mollusca में आपका क्या रहता है, there is metanephridia, किडनी भी बोल सकते हैं इसको। then apart from this pericardial glands भी होते हैं कुछ for the excretion। then आपके जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स में you have nephrocytes और neural glands you can say। देन सिफेलोकॉर्डेट्स में आपके प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं और यहाँ पे सोलेनोसाइट्स आर बेसिकली द सेल्स, द कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रीटरी सेल्स विच आर प्रेजेंट हियर। देन वर्टिब्रेट्स में आपकी किडनीज होती हैं, इंक्लूडिंग योर एप्स, ह्यूमन बींग्स। तो इसको अब तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पूरा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं वैसे भी। ठीक है, तो उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। बाकी आई रियली होप कि यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से समझ आया है, चीज़ें क्लियर हुई है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे अभी भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग है। तो ये आप स्नेल में देख सकते हो बेटा, द स्नेल इज अ वर्टिब्रेट। यस, व्हाट इज द स्नेल, बताओ किस में आता है, मॉलस्क। हाँ जी, अब बताओ बेटा, इसमें आपको किडनी दिख रही है, सो ये देखो, दीज आर द किडनीज हियर, राइट। तो ये आपकी इस तरह से किडनी स्नेल में प्रेजेंट होती है। देन ये आपकी वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन बींग्स में अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन योर एब्डोमिनल कैविटी। तो ये पूरा ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका। ठीक है, इसको तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। We will be studying about the entire human excretory system. Okay. Before that, I have a question for you all. चलो इसका आंसर कर दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। Part of the human kidney that projects as calluses is. Oh, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो we can skip this. ये अभी नहीं कराया मैंने आपको। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ह्यूमन किडनी जब पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगी तो देन आई विल टेक दिस क्वेश्चंस, फाइन। तो बेटा जो भी मैंने इसको पढ़ाया है ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कल से हम ह्यूमन किडनी मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कराऊंगी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक प्लीज डू रिवाइज जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, क्योंकि एक्सक्रीशन चैप्टर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, so I don't want those problems to come. Okay, so do study it by yourself, read the NCERT, all the topics given in the NCERT from this topic. Okay. And yes, start coming on the plus classes. Expedition batch for your term 2 is going on. अगर आपको एक्चुअल में अच्छे से डिटेल तरीके से तैयारी करनी है तो मेरा ये एक्सपेडिशन बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आई एम टीचिंग बायोलॉजी हियर। अनुराग त्यागी सर आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, राहुल डूडी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सविता अंजना मैम आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रही है। तो जल्दी से आइए, स्टार्ट कमिंग हियर, इट्स रियली गोना बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड इसी तरह बेटा आपका साइंस बैच भी चल रहा है विच इज़ द स्पार्क बैच फॉर टर्म 2 एग्जाम। एंड हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग सो मेनी एडुकेटर्स। सो फायदा क्या होता है बेटा, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर बन जाते हो तो आप कोई भी जो बैच चल रहे होते हैं आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो। एक एक टॉपिक को आप दो दो टीचर्स से पढ़ो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, एंड टैन जीरो कोड बेटा आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। ये दिस इज टू अनलॉक द आस्क अ डाउट फीचर ऑन अनअकैडमी। ओके, सो बेटा अनअकैडमी पे ये आस्क अ डाउट फ्री फीचर रहता है, आप किसी भी समय अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ योर डाउट, क्रॉप इट एंड देन पुट इट हियर। आपको बस यहाँ पे सबमिट करना होता है अपना सब्जेक्ट चूज करके एंड आपको यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली। एंड जितने बच्चे प्लान कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेना बेटा, स्टार्ट कमिंग 12 मंथ्स 24 मंथ्स के प्लस पैकेजेस आपको मिल रहे हैं। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री मिल रहे हैं अगर आप 12 या 24 मंथ्स
ये पैकेजेस के लिए जाते हो। एंड दीज आर द स्टेप्स टू ज्वाइन द अनअकैडमी क्विज। ये फ्री लाइव क्विजेस चलती है अनअकैडमी के ऊपर, सो आई वुड सजेस्ट इन फ्री लाइव क्विजेस को ज्वाइन करना, फटाफट से स्टार्ट कर दो। दीज आर रियली गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, और बेटा अनअकैडमी पे जो फ्री स्पेशल क्लासेस मेरी चल रही हैं उनके टाइम है 2:30 PM। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग दीज क्लासेस एवरी डे नाउ। 2:30 हमारी ये क्लासेस चल रही है एंड आई विल बी टीचिंग यू प्लांट एनाटमी देयर। मैं आपको प्लांट एनाटमी यहाँ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और कंप्लीटली एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आई एम टीचिंग हियर। तो इन फ्री स्पेशल क्लासेस में आना शुरू कीजिए। यहाँ पे आपको लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है यूजिंग द चैट्स एंड इमोजीज, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब। आपको लाइव पोल का ऑप्शन मिल रहा है, पोल लीडर बोर्ड, एंड यू कैन इवन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरा TAM10 कोड यूज करके इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दो। एवरी डे आई एम कीपिंग दीज क्लासेस 2:30 PM, एंड एनसीईआरटी से हम प्लांट एनाटमी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट ज्वाइनिंग देम। एंड जितने भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं बच्चे, डोंट फॉरगेट टू यूज द TAM10 कोड। एंड जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट you don't miss out on the important notifications from Unacademy 11-12 channel. And as Unacademy always says, students, let's crack it. Bye bye, take care, good evening all of you, bye bye.